हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो कल से हमारी क्लास 8 हिस्ट्री स्टार्ट है, आपको पता ही है। और हमने कल इसमें पढ़ा था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और ये चैप्टर काफ़ी लेंदी था, इसलिए मैंने बोला था कि मैं इसको आपको 2 पार्ट में समझाऊंगी ताकि एक ही दिन आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट ना मिले। वैसे भी 2-2 क्लासेस होती ही हैं हमारी। तो बेसिकली हमने ये प्लासी का युद्ध, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमारा टीपू सुल्तान से स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, ये भी हमने पढ़ लिया था, क्लाइव के बारे में, रेजिडेंट के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी पॉलिटी भी स्टार्ट हो गई है 12 बजे। मैंने इक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ाया है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा होगा, क्लास 7th की एनसीईआरटी है, आज से स्टार्ट हो गई है। तो 12 बजे वाली भी क्लास देख लेना। एंड ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो लोग 1 लाइनर की डिमांड कर रहे थे, अगर आपको पूरा डिटेल में पता ही नहीं तो आप स्टेटमेंट कैसे कर पाएंगे, बताइए। तो इसीलिए आपको पहले एनसीईआरटी को पढ़नी चाहिए। एसएसटी हो चाहे मैथ साइंस हो, अगर कोई चाहता है कि उसका पेपर क्लियर हो तो वो बिना एनसीईआरटी के नहीं हो सकता। इस बात को आप चाहे आप ज़बरदस्ती माने या फिर आपको ये लगे कि नहीं, बिना एनसीईआरटी का केवल मैराथन। जैसे कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम क्या मैराथन देख के हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं इसका। आप मुझे बताओ, हर साल 10, 20, 30 लाख इतने बच्चे मैराथन देखते हैं। व्यूज़ की तो भरमार लगी रहती होगी, आपने देखा होगा। सभी मैराथन देखते हैं, तो सिलेक्शन क्यों 1 लाख का होता है? क्योंकि ये जो 1 लाख होते हैं ना, वो एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, ना कि मैराथन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैराथन भी तभी सक्सेस होगा जब आप ये करने के बाद मैराथन देखें। तो आज से आइए आधा वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे टीपू सुल्तान, और इनको कहते हैं शेरे मैसूर। क्वेश्चन पूछ लेता है, शेरे मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान। तो इनकी क्या कहानी थी उसको देखते हैं, ताकि स्टेटमेंट आप कर पाएं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली इनका शासनकाल था और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। तो समझ गए आप, हैदर अली इनके फादर थे। इनका शासनकाल जो है 82 से लेकर 99 तक चला। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था, ठीक है। और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो ये इनकी कहानी है। आप ये फोटो देख सकते हो, यहाँ पर देखिए। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये इनके बेटे हैं, इनको बंधक के रूप में ये कॉर्नवालिस है, इसके सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी फोटो है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के राज के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी, ठीक है। और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का काज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दिया गया। तो पूछता है कि क्या मैसूर पर भी सहायक संधि थोपा गया था? तो जी हाँ। कब से? जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई उसके बाद से ही, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं। जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। अब आपने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से इनका राजकाज चला, फिर लास्ट में इनकी डेथ हो गई। अब मराठों से लड़ाई देखिए, किस तरीके से जो कंपनी है वो अपना अधिकार जमा रही है। 18वीं मराठों से लड़ाई, इसमें 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी, ठीक है, कि यार इनको भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमने पढ़ा है पहले भी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, मतलब जिसे राजमंडल कहते हैं, उसके सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता है और पुणे में रहता था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है।
एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में किसके बीच में हुआ था? सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। फिर दूसरा अंग्रेज मराठा के बीच में हुआ था 1803 से 5 में, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो देखा आपने किस तरीके से मराठों से लड़ाई के बाद इन लोगों ने उस पर भी कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और ये है हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स। मैंने पहले ही बताया था, आप मुझे बताओ ये कौन है। ठीक है, अब आपको पता है धीरे धीरे कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया मराठों के बाद से। उसके बाद से सर्वोच्चता का दावा, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो, ये रानी चेन्नम्मा है जो कि कित्तूर में बनाया गया है इनकी मूर्ति। ये कौन है? रानी चेन्नम्मा। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। ये हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। 1813 से 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही है। ठीक है, उनको लगता था कि हम भारतीयों से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया रोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, ये रहा जो कि कर्नाटक में, आपसे क्वेश्चन पूछता है कित्तूर कहाँ पे है? कर्नाटक में, इसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बट इन्होंने झुकी नहीं। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कंपनी अपना अधिग्रहण करती जा रही थी। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा। इसके बाद से जब आगे पढ़ेंगे ना आप 1857 की क्रांति, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब ये है यहाँ पर कौन सा है, ये देखिए, ये महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, उनका ये दरबार है। अब देखो, आपको पता चला कि उसने फांसी दे दी। उसके बाद से 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1800 आपको पता है 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो कुछ छोड़ा नहीं, धीरे धीरे पंजाब का भी कर लिया। एंड फिर आता है हमारा विलय नीति, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने डलहौजी के शासनकाल में चली। ये जो अधिग्रहण की आखिरी लहर मतलब जो विलय नीति है, ये किसके शासनकाल में चली थी? डलहौजी। और ये इस गवर्नर जनरल का नाम भी पूछता है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि विलय नीति का नाम जो है, विलय नीति जो चलाई थी वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी। यह सिद्धांत इस स्तर पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब पुरुष, फीमेल की बात नहीं हो रही है, मान लो कोई राजा है उसकी बस लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, तो उसको कब्जा में ले लेंगे, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। ये हड़प नीति भी बोलते हैं। हड़प की भी नीति डलहौजी के ही शासनकाल में आई थी। तो ये आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली लॉर्ड जो है, इनका नाम याद रखना इसका, ठीक है। तो यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएंगे। इस सिद्धांत के आधार पर इसने बहुत चालाकी से बहुत सारे को हड़प लिया था, जैसे कि सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ये अंग्रेज के हाथ में चला गया था क्योंकि यहाँ पर कोई पुरुष वारिस नहीं था। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, बस देखने के लिए नहीं, आप इसको कॉपी में नोट करना, क्योंकि ये छांटने के लिए पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ था। तो इतना तो याद रखो, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ठीक है।
आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी, याद रखिएगा, अवध को भी अपने कंट्रोल में लिया। और इस बार अंग्रेजों ने नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, झूठ बोला। उसने क्या किया, अवध को हड़पा और रीज़न ये दे दिया, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देख कर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, तो ये तरीका था अवध को अपने कब्जे में करने का, जिसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये हड़पा गया है। अब काजी के बारे में पूछता है कि काजी का मतलब क्या है, मुफ्ती, महाभियोग, तो ये आपको याद रखना है। काजी का मतलब होता है एक न्यायाधीश, और मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। और महाभियोग का मतलब होता है कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जो संसद का ऊपरी सदन होता है, उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि डायरेक्ट यही सारे पॉइंट्स उठा के पूछ लेता है। ठीक है, अब आपने देखा कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने ये विलय नीति को, हड़प नीति जो है, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, और जो भी पुरुष वारिस नहीं होता था जिसका भी, उसको अपने कब्जे में ले लेता था। अब यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय जो है 3 प्रेसिडेंसी थी, याद रखिएगा, एक बंगाल, मद्रास, बम्बई। और ये क्वेश्चन पूछता है कि 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक होगा फौजदारी अदालत और एक होगा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया जो हैं वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। ठीक है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि काजी मुफ्ती क्या है। ना समझ में आए तो यहाँ से एक बार नोट करके दोबारा से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो 2 तरीके की अदालतें थीं, और ये अदालतें पूछा जाता है, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत। तो ये आपको नोट करना है। ये आप देख सकते हो फोटो, ये जो मुकदमा है वॉरेन हेस्टिंग्स पर, मुकदमा आरजी प्लाट द्वारा ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, ये महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था जो कि 7 साल तक चला था। किस पे चला था, वॉरेन हेस्टिंग्स पे। अब देखिए, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो ये आप 2 लाइन याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय जिले में कलेक्टर, आपको पता है, सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और टैक्स इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, और उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। देखो, स्टेटमेंट है ये, बेसिकली एसएसटी आपको एक रटने जैसा नहीं पढ़ना है, सारे स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। चलो अब कंपनी की फौज देख लेते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उसकी असली जो सत्ता है वो किस में थी, सैनिक ताकत में। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे।
18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, मतलब जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, उसको क्या कहते थे? आर्मी कहते थे अंग्रेज अपनी सेना को। तो ये पूछता है कि अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपॉय, जिसका अर्थ है आर्मी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य वर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो कुछ वर्ड हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। धर्मशास्त्र, ये तो ऑब्वियस ही बात है, पता होगा कि संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, और ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार का मतलब घुड़सवार, और मस्केट का मतलब होता है पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक का मतलब होता है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो ये आज भी ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं कि मैचलॉक का मतलब क्या है, मस्केट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। बाकी अब यहाँ से आपका कुछ, ये तो निष्कर्ष है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब 1857 का आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप ये देख सकते हो कि 19वीं सदी की जो शुरुआत हुई थी उसमें अंग्रेज का एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय, मतलब वो क्या किए ना कि जो सिपाही थे उनको यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, और अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज जो है ना कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। एंड 19वीं सदी की शुरुआत में नई जो भाप तकनीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई थी। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। तो 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबाद पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस किस तरीके से पूरा कंट्रोल में ले लिया था। और बीच बीच में जो एक मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, जो मैंने आपको बताया है, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, ये आते हैं क्वेश्चन। आप पेपर उठाना, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में इसको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और अब कोई भी वर्ड्स जो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स में लिखा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर कॉपी में नोट करें। ये मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि शेरे मैसूर, अभी हमने देखा ना टीपू सुल्तान को, रानी चेन्नम्मा, आप मुझे बताओ ये कित्तूर में अंग्रेज विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाकी ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन आंसर। एंड 12 बजे वाली भी प्लीज़ ज़रूर देखें क्योंकि वो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी एंड 7th क्लास की थी, और ये हमारा 8th क्लास चल ही रहा है। 2 चैप्टर हो चुके हैं, आई थिंक इसमें 5 चैप्टर और हैं, तो 5 दिन में ही ख़त्म। तो आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री तो कंप्लीट ही हो चुका है और आपका पॉलिटी भी हो जाएगा। देन 1 लाइनर स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ में PYQ भी करेंगे। तो ये मत सोचो कि आपको बस ख़त्म हो चुका है। अभी आप जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपकी प्रैक्टिस मेरे चैनल से चलती रहेगी। PDF अगर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाएं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है। कोई भी डाउट हो, एंड कुछ लोगों ने बोला है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग प्लेलिस्ट में कर दीजिए। तो क्लास तो बहुत सारा हो गया है, मुझे एक एक करके छांटना पड़ेगा और शायद वो टाइम टेकिंग भी है, बट आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है तो वो भी मैं कर दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस एक मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप सभी को दिल से धन्यवाद जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है। एंड जो भी चेंजेस होते हैं आप बताते हो, मैं अपने में इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।